हाँ डाउट्स बता दो पहले, अगर कोई डाउट्स है तो। 9, 10, 11 डाउट, ओके। 9, 10, 11, 9. An object falling freely. इतने ज्यादा स्टूडेंट्स कैसे आ गए आज? ये स्टेट बोर्ड वाला लेक्चर है ना? स्टेट बोर्ड में कितने स्टूडेंट्स हैं? ओके ये स्टेट बोर्ड वाला लेक्चर है, जो अगर जुलाई बैच सोच के ज्वाइन किया हो, वो जुलाई बैच का नहीं है अभी, स्टेट बोर्ड वाला है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9. An object is falling under the gravitational force. Its velocity after traveling a distance h. Okay. Its velocity after traveling a distance h is v. If v depends upon, तो क्या दिया हुआ है? v depends upon acceleration due to gravity and distance. इन दोनों पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है? तो क्या करो, और कुछ पे डिपेंड कर रहा है? प्रूव दैट डायमेंशन। हाँ, v जो है वो वेलोसिटी टू द पावर g टू द पावर a पे डिपेंड कर रहा है, मान लो g टू द पावर a, और डिस्टेंस टू द पावर b पे डिपेंड कर रहा है, ऐसा मान लो। ये किसका डाउट था? हाँ यश, अनम्यूट कर लेना। यश अच्छा, आगे क्या किया जाए, कोई बताएगा? और इसको सॉल्व कैसे करें? मुझे ए और बी फाइंड करना है। वो वाला क्वेश्चन किया था ना, टाइम पीरियड इज 2% रूट एल बाई जी वाला जो हुआ था। डायमेंशंस लिख देंगे सर उसका, जी का। ठीक, तो डायमेंशन लिखते हैं। हाँ, वेलोसिटी का डायमेंशन हो गया एल बाई टी। हाँ सर, एलएचएस और आरएचएस में डायमेंशन निकालेंगे। हाँ, और एच हो गया एल टू द पावर बी। तो कंपेयर करो, लेफ्ट साइड में एल का पावर है 1, राइट साइड में एल का पावर है a प्लस बी। लेफ्ट साइड में t का पावर है -1, राइट साइड में t का पावर है -2a। इसका मतलब क्या हो गया? a इज इक्वल टू हाफ, और a को हाफ यहाँ डालोगे तो b इक्वल टू हाफ आ गया। मतलब एक कांस्टेंट लगा दो, क्योंकि वो नहीं होगा, मतलब प्रोपोर्शनल है। तो वेलोसिटी इक्वल टू सम कांस्टेंट g टू द पावर हाफ h टू द पावर हाफ, that is v is equals to k root gh. राइट? आसान सा था। क्वेश्चन नंबर 10. Is dimensionally valid equation. Obtain the dimensional formula for a, b and c where v is velocity, t is time and v naught is initial velocity. ठीक है, ये भी सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है। देखो, डायमेंशनल एनालिसिस है, वेलोसिटी दिया हुआ है at प्लस b बाई t प्लस c प्लस v नॉट। मैं तो सबसे पहले किसका डायमेंशन निकालोगे? सबसे आसान किसका डायमेंशन निकालना है? सबसे आसान, अगर इन तीनों में निकालना रहे तो किसका निकालना आसान है? ए। नहीं, ए से भी आसान है किसी का। सी। सी डायरेक्टली दिख रहा है। हाँ, सी डायरेक्टली दिख रहा है कि दो सेम क्वांटिटी को हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो सी का डायमेंशन मुझे दिख गया m0 l0 t1। अच्छा, v नॉट, इस v नॉट से तो मुझे कोई मतलब ही नहीं है। a इंटू टी का डायमेंशन क्या होना चाहिए? v के बराबर, दैट इज मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? a इज इक्वल टू मीटर, और सेकेंड फिर से नीचे जाएगा तो t टू द पावर -2। एक मिनट, कुछ गड़बड़ किया गया। मीटर पर सेकेंड सर करेक्ट है। और l टू द पावर 0 आ जाएगा। एल होगा ना पर क्या l एक, अच्छा l एक मिनट मैंने मीटर को l, हाँ मीटर को m लिख दिया। हाँ भाई, l t टू द पावर -1 आ गया, और यहाँ से आ जाएगा m टू द पावर 0
L to the power 1 t to the power minus 2। और अगर b का देखा जाए तो b अपॉन टाइम का जो यूनिट होगा वो मीटर पर सेकेंड होगा। ठीक है, तो यहाँ से b जो आ गया वो मीटर पर सेकेंड इनटू सेकेंड, दैट इज m टू द पावर 0 L टू द पावर 1 t टू द पावर 0 आ गया। ठीक है, तो तीनों आ गया आराम से, C B A। सर जो 15th क्वेश्चन है उसमें करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स मतलब कहाँ तक फाइंड करना है? ओके ओके, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 11 भी डाउट है, फिर 11 से 15 पे आता है। ये कौन सा था? 10th। 11th जो है, the length, breadth and thickness of a rectangular sheet of a metal are, length is 4.234, breadth is 1.005 and thickness is 2.01 centimeter respectively। Give the area and volume। area क्या होगा? एरिया होगा लेंथ इनटू ब्रेथ, और कितने सिग्निफिकेंट डिजिट तक आंसर देंगे? 4 और 4 तक ही देंगे, 4 सिग्निफिकेंट डिजिट। मल्टीप्लिकेशन में हम लोग सिग्निफिकेंट डिजिट देखते हैं। और जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा? L इंटू बी इंटू टी, और ये देंगे यहाँ 3 सिग्निफिकेंट, 4 4, तो आंसर हम लोग देंगे सर 3 आंसर सिग्निफिकेंट। कितने सिग्निफिकेंट में होगा वो आपने नहीं बताया अब तक। बताया तो, 4 सिग्निफिकेंट डिजिट और यहाँ 3 सिग्निफिकेंट डिजिट। कैसे मतलब क्यों? जब मल्टीप्लिकेशन, मैंने शायद ही बताया था ना, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करते हैं तो देखो यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है? 4, यहाँ पर भी 4, यहाँ पर 3। सर नहीं बताया था आपने शायद। ये नहीं हुआ था, एडिशन हुआ था, एडिशन सब्ट्रैक्शन। सिग्निफिकेंट फिगर्स का नहीं हुआ। अच्छा, एडिशन एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन सब नहीं हुआ है। ओके हाँ सर। ठीक है। सर बाकी उसे कंफर्म करो ना। क्या क्या? बाकी उसे कंफर्म करो एक बार। हाँ हाँ, और कुछ बता दो यार कि हुआ था कि नहीं हुआ था एडिशन सब्ट्रैक्शन में सिग्निफिकेंट डिजिट? नहीं सर, ऑपरेशंस नहीं हम हुए लोग थे। 5 रूल्स किए थे सर। अच्छा ठीक है, चलो फिर पहले हम लोग एडिशन एंड एडिशन सब्ट्रैक्शन देख लेते हैं। फिर ये छूट कैसे गया? चलो देखते हैं, पहले देख लेते हैं फिर आगे पढ़ते हैं। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। और फिर राउंड ऑफ भी नहीं हुआ होगा? नहीं सर। नहीं मतलब वो जो 5 वाला आता है वो वाला पार्ट भी छोटा है? हाँ सर। ओके 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 ओके, अब ठीक है। हमने सिर्फ मतलब सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं वो फाइंड करना सीखा है बस कुछ नहीं। अच्छा, और आगे फिर उसके आगे कुछ? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड किया था बस। ओके ठीक है। हाँ, तो जब हम लोग एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो 2 नंबर है, मैं उसको ऐड कर रहा हूँ, तो डेसिमल प्लेस हम लोग देखते हैं कि जिसमें जो मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस होता है ना, हम लोग वहां तक देखते हैं, वो आंसर देते हैं। तो नोट करके लिख लो, फिर क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन, इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन, the final result should retain, the final result should retain as many decimal place, as many decimal place as there is, as there in a number with least decimal place, a number with least decimal place। तो
तो हम लोग जो भी नंबर को ऐड करना है, मैं सब में डेसिमल प्लेस लूंगा। किसी में 2 आया, किसी में 3 है डेसिमल प्लेस, किसी में 4 डेसिमल प्लेस है, तो लीस्ट क्या है 2, तो हम लोग 2 डिजिट तक आंसर देंगे। फॉर एग्जाम्पल add 2.03 plus 3.976 plus 1.0024 कितना होगा? तो सबसे पहला स्टेप होगा सीधा ऐड कर दो। पहला स्टेप 4 8 0 0 पॉइंट 33617 7.0084। अब देखो लीस्ट डेसिमल प्लेस किसमें है? लीस्ट डेसिमल प्लेस क्या है? 2.03, मतलब इसमें 2.03। हाँ, तो इसमें कितने डेसिमल प्लेस है? 2। तुम लोग को आंसर बस 2 डेसिमल प्लेस तक देना है, ठीक है? तो 2 डेसिमल प्लेस मतलब आंसर क्या होगा? 7.01। 7.01, तो इसका आंसर हो जाएगा 7.01। अब राउंड ऑफ कैसे करते हैं? अगर नंबर जो मतलब ये यहां तक मुझे लिखना है, मुझे इस डिजिट को ड्रॉप करना है, राइट? मुझे 8 को ड्रॉप करना है। हाँ तो अगर वो नंबर जिसको मुझे ड्रॉप करना है वो 5 से बड़ा हुआ, तो हम लोग इसमें 1 ऐड कर देते हैं। सर 5 के इक्वल हुआ तो क्या करते हैं? हाँ, अरे अगर वो नंबर 5 से छोटा हुआ तो हम लोग वही लिख देते हैं। अब अगर 5 हुआ, ठीक है, अगर 5 हुआ, हम लोग बस इस नंबर को चेक करते हैं। तो अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल 2.0035, मुझे 2 डेसिमल तक आंसर देना है, तो हम लोग मुझे इसको ड्रॉप करना है, राइट? मुझे उस 5 को ड्रॉप करना है। हम लोग उसके पहले वाले डिजिट को Yes, sir. देखेंगे। अगर ये ऑड हुआ तो हम लोग इसको 1 ऐड कर देंगे, आंसर 2.04 हो जाएगा। लेकिन अगर ये इवन हुआ 065, अगर ये इवन हुआ तो हम लोग आंसर 2.06 ही छोड़ देंगे। मतलब अगर वो नंबर ऑड हुआ तो हम लोग 1 ऐड करेंगे, अगर इवन हुआ तो वही छोड़ देंगे। सर ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा ऑड के साथ तुम बोल सकते हो कि नाइंसाफी हुआ है, हाँ रूल है सर क्यों? ऐसा, मतलब ओके। ऐसा स्टैंडर्ड एक्सेप्टेड रूल है। हो गया? यहाँ तक समझ में आया? यस सर। यस सर। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन कर लो, फिर उसके बाद उस क्वेश्चन पे आते हैं वापस से। हाँ, क्वेश्चन ऐड, या सब सिंपल से मैं लिख ही देता हूँ। 5.632 प्लस 9.10 माइनस 3.2346, आंसर क्या होगा? रुको मैं ऐड करके बताता हूँ, या फिर ऐड करना तो ऐड कर लो। 2346, ये आ रहा है 11.4974। आंसर क्या देंगे? 11.49। नहीं, 11.50। 11.50, क्योंकि मुझे ये नंबर ड्रॉप करना है ना, दिस इज ग्रेटर देन 5, राइट? तो हम लोग 1 से ऐड करना पड़ेगा ना इसको, तो 49 में 1 ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा? अगर तुम यहाँ आंसर छोड़ दोगे तुमको 0 मार्क्स मिलेगा, तुमको ऐड करने के लिए एक नंबर नहीं मिल रहा है। सर और उसको 11.5 नहीं लिख सकते ना?
सिग्निफिकेंट नहीं 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 11.5 नहीं लिखेंगे, 11.50 लिखेंगे, क्योंकि अगर 5 लिखोगे तो डेसिमल प्लेस एक ही रह जाएगा, और हम लोग को पता है कि 11.5 इज नॉट इक्वल टू 11.50। हाँ सर। हाँ, अब इस क्वेश्चन पे आओ वापस से, कहाँ था? हाँ, ये लेंथ, अच्छा नहीं, मल्टीप्लिकेशन तो हुआ नहीं अभी। नेक्स्ट हेडिंग दो, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। In multiplication or division, the final result should retain as many significant figures as many, देखो यहाँ पर हम लोग significant figures देख रहे हैं, वहां पर हम लोग decimal place देखे थे, as many significant figures as there are in number with least significant figure, मतलब जो नंबर को मैं मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहा हूँ उसमें जिसमें लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर होगा ना, मुझे आंसर उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर में देना है। फॉर एग्जाम्पल कुछ भी नंबर ले लो, 3.234 इंटू 1.02, मैं कितने डेसिमल तक आंसर, कितने सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर दूंगा? 3। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 4 सिग्निफिकेंट डिजिट है, 4 सिग्निफिकेंट, और यहाँ पे क्या है, 3 सिग्निफिकेंट, और मुझे लेना है क्या है, should retain as many significant figures as there are in number with least significant figures। तो इस लीस्ट को तुम चाहो तो ऐसा कॉमा में डाल सकते हो, केवल लीस्ट को नहीं, लीस्ट सिग्निफिकेंट को डाल दो या बोल्ड कर दो, जो भी। तो लीस्ट किस में है? 3, हम लोग आंसर 3 में देंगे। 3.234 इंटू 1.02 मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है 3.29868। तो आंसर क्या देंगे? राउंड ऑफ यहाँ पे भी लगेगा सेम तरीके से, 3.30। ये सबको समझ में आ रहा है? यस। सबके पास कैलकुलेटर है ना अभी, या मैं आंसर बता दिया करूं? आप बता दो। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नो सर। क्वेश्चन, mass of a substance is found to be, कुछ भी ले लो, लेट्स से 5.9346 ग्राम, and its volume is 3.142 centimeter cube. Find the density of the substance. Density of the substance in gram per cc. In gram per cc. वन 1.889। अच्छा, डिवाइड करने पे, एक मिनट, डिवाइड नहीं किया, 5 डिवाइड करने पे क्या आ रहा है? 9346
3.142। हाँ, डिवाइड करने पे डेंसिटी क्या होगा? मास अपन वॉल्यूम। मास बाय वॉल्यूम। मास बाय वॉल्यूम। अब देखो इसमें क्या होगा, ये डिवीजन वाला है तो यही रूल इसमें भी अप्लाई होगा, मल्टीप्लिकेशन वाला। सिग्निफिकेंट फिगर्स देखेंगे तो मास इज 5.9346 अपॉन 3.142। यूनिट सेम ही है तो मुझे यूनिट का टेंशन नहीं लेना है। ये आ रहा है 1.888796 और 4462। क्या आंसर दे? सर 1.889 करेंगे क्या? 1.889 ठीक है। तो कितने डिजिट तक देना है मुझे आंसर? यहाँ 4 सिग्निफिकेंट है, यहाँ 5 सिग्निफिकेंट है, तो कितने सिग्निफिकेंट देना है? 4। 4। 4। हाँ तो 1 2 3 4, मतलब मुझे इसको ड्रॉप करना है, 5 से बड़ा है वो, तो 1.88 1.888। 889, क्योंकि वो 5 से बड़ा है तो 1 ऐड करोगे ना उसमें, ठीक है। अब वापस आ जाओ, क्वेश्चन नंबर कितना था? 11। सर वो इवन है ना? वो हम लोग तभी देखेंगे जब 5 रहेगा, तो अगर ये 5 रहता ना तभी हम लोग इवन ऑड का बात करते हैं। अगर 5 से बड़ा है तो हमें कोई दिक्कत नहीं, हम सीधा एक ऐड कर देंगे। ये वाला स्लाइड अच्छा देखो, ठीक है। ठीक है। अगर 5 है तो हम लोग ये काम करेंगे, जो नंबर मुझे ड्रॉप करना है ना वो 5 है तब ये काम करेंगे। अगर बाकी है, अगर नंबर 5 से बड़ा है तो सीधा 5 से बड़ा है तो एक ऐड करेंगे, 5 से छोटा है तो एक कम करेंगे। सॉरी वही छोड़ सर देंगे, 5 कम वाला नहीं क्या करेंगे। करेंगे? 5 वाला ये है, जैसे मान लो ऐसा 5 है, यहाँ पे मुझे 5 ड्रॉप करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसके पहले वाला डिजिट देखेंगे। अगर ये ऑड हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, उसमें 1 ऐड कर देंगे, 2.04। लेकिन अगर ये इवन हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, वही छोड़ देंगे एज इट इज। एज इट इज। लेकिन अगर मेरे पास 2.037 हुआ और मुझे इस डिजिट को ड्रॉप करना है, तो ये 5 से बड़ा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? मुझे उस टाइम 5 को देखना ही नहीं है, मतलब 5 वाला रूल नहीं लगाना है, बस 5 से बड़ा है छोटा है। और ये अगर 2.033 रहता तो आंसर क्या हो जाता? 2.03, 2.03। क्योंकि ये नंबर 5 से छोटा है। राइट? अभी कोई कंफ्यूजन नहीं है? नो सर। ओके नेक्स्ट इधर आते हैं। हाँ बात है यहाँ। हाँ तो एरिया हो गया लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ दिया हुआ है 4.234 इंटू 1.005। कितने सिग्निफिकेंट तक आंसर देंगे? 4। 4, दोनों में 4 में है तो 4 तक दे देंगे। मल्टीप्लाई करो तो ये आ रहा है 4.234 इंटू 1.005। ये आ रहा है 4.25517। आंसर क्या देंगे? 4.3। नहीं 4.2। 4.2 नहीं, 4 सिग्निफिकेंट डिजिट तक देना है ना, तो दो 4.256। नहीं। सर वो 5 भी तो है ना, 4.255। दो 5 है। 4.255। 4.255 सर 4 इसको सिग्निफिकेंट राउंड डिजिट ऑफ तक नहीं देना है ना। करेंगे? हाँ राउंड ऑफ किया ना, देखो ये 1 है, मुझे 1 को ड्रॉप करना है ना, 4 तो मुझे देना ही है, और 1 को राउंड ऑफ करूंगा तो वो 1 5 से छोटा है, तो मैं सीधा आंसर वही लिख दूंगा 4.255। ओके सर। ठीक है।
सेम विथ वॉल्यूम, वॉल्यूम में भी आंसर 4 सिग्निफिकेंट डिजिट तक क्यों दे दिया? वॉल्यूम में क्या आएगा? 4.234 इंटू 1.005 इंटू, ये सेंटीमीटर में है, ये ध्यान देना, इंटू 0.0201। आंसर 3 सिग्निफिकेंट डिजिट में होना चाहिए, बुक ने 4 दे दिया। मल्टीप्लाई करके 3 दिया है ना, 8.56 into 10 to the power -2 दिया है ना। मेरे बुक में फिर अलग आंसर दिया है, मेरे क्या पास जो दिया आंसर दिया हुआ है 8.552 दिया हुआ है। नहीं, इसमें 8.56 into 10 raised to the power -2 दिया है। अच्छा फिर ठीक है, कैलकुलेट करके देखते हैं। 4.234 इंटू 1.005 इंटू 0.0201, ये आ रहा है 0.0855। तो आंसर क्या देंगे? यार मेरे बुक में अलग ही आंसर चल रहा है कुछ तो, मेरे में मीटर क्यूब में आंसर, तुम लोग के बुक में क्या आंसर दिया है? सर 8.56 into 10 to the power 8.56 into -2. 10। 8.56 इंटू 10 टू द पावर -2। हाँ 56 क्यों दे रहा है? अच्छा अब मैं टर्मिनेटिंग डिजिट नहीं लिखा हूँ इसलिए। ये मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है 0.08552, 4.234, 1.005, 0.0201, 0201 ये आ रहा है। तो आंसर आना चाहिए 8.55 इंटू 10 टू द पावर -2, ये आंसर आना चाहिए। वहां पर 5 6 को 5 5 कर लो। हाँ नेक्स्ट आउट कौन सा था? 15। सर वो क्लियर हो गया था, वो मल्टीप्लिकेशन पता ही नहीं था ना, इसलिए पूछा अच्छा था। अच्छा ठीक है, हो गया। ओके, और कोई डाउट है? फिर तो ये भी नहीं हुआ होगा, 16 भी नहीं हुआ होगा, वॉल्यूम में भी सिग्निफिकेंट देखना होगा। ओके ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लो, मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, 1 मिनट। हाँ क्वेश्चन, मुझे पता है f इज प्रोपोर्शनल टू, f या फिर ऐसे लिख लो, f डिपेंड्स अपॉन मास, वेलोसिटी एंड रेडियस। मतलब बेसिकली मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि अगर कोई चीज सर्कुलर मोशन में होता है ना, तो उसके स्पीड पे, उसके मास पे और उसके रेडियस पे डिपेंड करता है फोर्स। तो बताना है किस तरह से डिपेंड करता है, जो याद है वो नहीं बताना है तुमको, डायमेंशनल एनालिसिस से लेके आना है। इन तीनों पे अगर डिपेंड करता है तो रिलेशन कैसा होगा?
नहीं, अरे डायमेंशन ही निकालना है। वो वाला ना, फोर्स, ऐसा फोर्स इज सम कांस्टेंट, m टू द पावर a पे डिपेंड कर रहा है, v टू द पावर b पे डिपेंड कर रहा है, r टू द पावर c पे डिपेंड कर रहा है। तो ये वाला निकालना है तुमको, एक्सप्रेशन निकालना है। ओके, आज शाम में मैं एक जुलाई बैच के कितने लोग हैं, आज शाम में मैं एक ऐसा लेक्चर रख रहा हूँ जिसमें बिल्कुल पहला बेसिक्स वाला डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन कर रहा है, बिल्कुल बेसिक, वो बुकलेट के इक्वल भी नहीं। तो अगर किसी को अटेंड करना है तो वो कर सकता है, और जो न्यू एडमिशन है उनके लिए कंपलसरी है। a1 b स्क्वायर c माइनस 1, ठीक है। सही है। शर्वर सर, सही है प्रथम। और ये हम लोग डिराइव भी करेंगे, मतलब नेक्स्ट नेक्स्ट चैप्टर के बाद सर्कुलर मोशन में। सर A1 B-2 और C3 है क्या? नहीं नहीं नहीं, C1 B2 है। आएगा, B2 आएगा, C माइनस 1 आएगा। जो फोर्स क्या होता है, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इक्वल टू सम कांस्टेंट मास टू द पावर a, L t to the power minus 1 to the power b, R is meter to the power c। m को कंपेयर करो, 1 इक्वल टू a। L को कंपेयर करो, इस साइड 1 है, RHS में कितना है, L का पावर b और यहाँ पर c, तो पावर b प्लस c हो गया। और t को कंपेयर करो तो इस साइड -2 है और इस साइड कितना है, -b। -b, तो मुझे यहाँ से क्या मिल गया सीधा, b इक्वल टू 2, a इक्वल टू 1, तो मुझे यहीं से दिख रहा है। और b को 2 डालोगे तो c क्या दिख गया, -1। तो फोर्स जो होगा वो m टू द पावर a 1, v टू द पावर b और c टू द पावर -1। तो फोर्स इज mv स्क्वायर बाय r, सम कांस्टेंट टाइम्स ऑफ mv स्क्वायर बाय r। और इस केस में वो कांस्टेंट 1 आ जाता है। ये कांस्टेंट कितना होगा ना, ये हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस से नहीं निकाल सकते हैं। इट कैन नॉट बी डिटरमाइंड बाय द डायमेंशनल एनालिसिस। अच्छा, और कहाँ प्रॉब्लम होगा डायमेंशनल एनालिसिस में? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी में। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। हाँ, अगर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी का कोई यूनिट है तो फिर प्रॉब्लम होगा। जैसे मान लो ऐसा क्वेश्चन है, मान लो ऐसा दिया हुआ है क्वेश्चन कि दो ऑब्जेक्ट है, इसका मास m1, इसका मास m2, इन दोनों के बीच का सेपरेशन r है, एंड मुझे पता है फोर्स डिपेंड ऑन m1 m2, m1 m2 एक साथ मल्टीप्लाइड है, एंड सेपरेशन बिटवीन देम। तुम यहां से नहीं निकाल सकते हो कि क्या रिलेशन होगा, क्योंकि देखो यहां से तुम क्या लिखोगे, m1 m2 साथ में ही रहेगा हमेशा। तो f इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू m1 m2 टू द पावर a इनटू r टू द पावर b। यहां से निकाल के देखो कुछ आ रहा है क्या? इनफैक्ट गलत आ जाएगा यहां से।
नहीं प्रथम सही आंसर नहीं बताना है, गलत आंसर बताना है। सही आंसर तो पता ही है, गलत आंसर निकालो। ए और बी का वैल्यू क्या आ रहा है? यहाँ प्रॉब्लम क्या हो रहा है? लेफ्ट साइड में टी का पावर आ रहा है, राइट साइड में टी का पावर मुझे दिख ही नहीं रहा है, राइट? लेफ्ट साइड दो क्या है? एम केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और राइट साइड में के एम स्क्वायर टू द पावर ए इंटू एल टू द पावर बी। अब देखो क्या प्रॉब्लम है, इधर टी टू द पावर -2 है, इधर मेरा कहीं पे टी का पावर आएगा ही नहीं, तो ये हम लोग नहीं कर सकते हैं। प्रॉब्लम क्या हुआ, ये जो मैं कांस्टेंट मान लिया ना, इस कांस्टेंट का भी डायमेंशन है, इस कांस्टेंट का भी डायमेंशन है, because the constant k has its own dimension. Constant k will have its own dimension. वहां पर जो हम लोग पढ़े हैं ना, तुम लोग पढ़े होगे क्लास 9th में, F equal to G m1 m2 by r square, याद है? वो जो G है उसका भी यूनिट वो जो G है उसका भी यूनिट होता है या नहीं होता है? होता है सर। सिर्फ यहाँ पर वो चीज एप्लीकेबल नहीं है, ये रिलेशन ऐसे हम लोगों को करना। बाकी जगह देखो, जैसे यहाँ पर ये जो 1 आया, यहाँ पर जो k का वैल्यू 1 आया, ये इस 1 का कोई यूनिट नहीं है। या फिर और कहाँ निकाले, यहाँ पे ये जो k आया, इसके का कोई यूनिट नहीं है, तो इसलिए हम लोग सही आ जा रहा है। लेकिन अगर कोई यूनिट होगा तो नहीं आएगा सही। तो ये लिमिटेशन है डायमेंशन एनालिसिस का। और दूसरा लिमिटेशन क्या होगा डायमेंशन एनालिसिस का? लॉगरिथमिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, वो सारे इक्वेशंस नहीं निकाल सकते, वो सब रिलेशंस नहीं निकाल सकते, वो सब रिलेशन नहीं निकाल सकते हैं। तीसरा क्या होगा कि मान लो अगर डायमेंशनल सही भी है, पर हम लोग ये नहीं बता सकते कि ये रिलेशन सही है या नहीं है, राइट? जैसे मान लो मैंने यहाँ निकाल दिया कि v इक्वल्स टू k रूट gh, लेकिन अब ऐसा तो बहुत सारे इक्वेशन होंगे ना जो डायमेंशनली करेक्ट होंगे, लेकिन इक्वेशन उसका गलत होगा। तो इक्वेशन का सही है या गलत है वो डायमेंशन एनालिसिस नहीं बता सकता है, डायमेंशन बस डायमेंशन से बता सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर तो फिर ये कांस्टेंट वाला नहीं आएगा ना? नहीं, कांस्टेंट वाला नहीं आएगा। अगर कांस्टेंट का डायमेंशन होगा तो तुमसे नहीं पूछेगा। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट चैप्टर मूव करते हैं। क्या? हाँ अरे सर मैं लेट ज्वाइन हुआ, मुझे याद हाँ। नहीं था कि आज फ्राइडे है। हाँ। तो आपने अभी क्या सिखाया? आर्यन एक मिनट, तुमने लेट ज्वाइन किया? यस तो फिर एक और आर्यन कौन है? मैं हूँ। अच्छा, 2 आर्यन है। ओके ठीक है। तो मैंने आज बस यही बताया है मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में क्या करना है। जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या करना होता है, तुम नॉर्मल ऐड कर दो, और देखो यहाँ पर 2 डिजिट है ना डेसिमल के बाद, तो Yes, आंसर में भी 2 डिजिट रहेंगे डेसिमल के बाद, तो मतलब 7.01 हो जाएगा आंसर, फाइनल आंसर। जैसे ये नंबर अगर 5 से बड़ा है तो हम लोग 1 ऐड कर देंगे इसमें, और 5 से छोटा है तो हम लोग सेम छोड़ देंगे। और अगर 5 है तो हम लोग क्या करेंगे, अगर ये नंबर ऑड आ रहा है उससे पहले वाला, तो हम लोग आंसर उसको 1 से बढ़ाएंगे, और अगर इवन है तो वही छोड़ देंगे। सर कौन से नंबर को एक्स्ट्रा बढ़ाएंगे, ऑड वाले को या फिर मतलब? नहीं, उससे जस्ट पहले वाला जो नंबर आ रहा है ना 3, उसको +1 करेंगे। +1 कर देंगे। ओके सर। और अगर इवन रहेगा तो हम लोग वही छोड़ देंगे। ओके सर। एंड इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर सेम रहेगा।
जैसे यहाँ पर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 4 और इधर है 3, तो हमारे आंसर में क्या होगा 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक मुझे देना होगा और बाकी राउंड ऑफ है। ओके सर। ठीक है, मैं तुमको नोट्स कल वाला नोट्स भेजा था क्या? मैं नहीं, कल वाला नोट्स मैंने भेजा था ग्रुप पे। शायद नहीं भेजा था मैं दोनों को एक साथ करके भेज देता हूँ आज। क्वेश्चन, फाइंड ए यूनिट वेक्टर in the direction 3i plus 4j plus 10k. Find a vector of magnitude 6 along 2i minus 3j plus 4k. सर पहले वाला में 5√5 से डिवाइड करेंगे। 100 125 ठीक है, पहले वाले का आंसर हो जाएगा 3i plus 4j plus 10k upon under root 125, that is 5√5। दूसरे वाले का √29। √29। हाँ, तो 6 by √29 into 2i minus 3j plus 4k। 6 से मल्टीप्लाई करना मत भूलना, ऑफ मैग्नीट्यूड 6 बोला। राइट, नेक्स्ट वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट एक मिनट, वेक्टर प्रोडक्ट हम लोग का स्केलर प्रोडक्ट छूट गया ना। नेक्स्ट हेडिंग में मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, उसके अंदर पहला स्केलर प्रोडक्ट। हाउ डिड यू फाइंड द सेकंड वन? सेकंड वन देखो करना क्या है, मुझे सबसे पहले यूनिट वेक्टर निकालो क्या होगा। हाँ, यूनिट वेक्टर क्या आएगा 2i minus 3j plus 4k upon under root 2 square plus 3 square plus 4 square। 003 इसमें कोई डाउट है? ये मेरा यूनिट वेक्टर आ जाएगा। ओके, तो ये मेरा यूनिट वेक्टर आ गया, लेकिन मुझे मैग्नीट्यूड कितना चाहिए 6, तो इसका मैग्नीट्यूड 1 है, तो मैग्नीट्यूड 6 करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा 6 से मल्टीप्लाई। तो देखो क्या आया 2i minus 3j plus 4k upon 4 plus 9 13 plus 16 29, राइट। ओके, हाँ, इसमें पहला हेडिंग दो स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, ये हमें क्या देता है? स्केलर प्रोडक्ट। वो तो नाम ही है। मिलेगा क्या अगर तुम वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो क्या मिलेगा? सर उनका प्रोडक्ट देंगे, वो प्रोडक्ट देंगे तो स्केलर होगा। एरिया मिलेगा। नहीं, एरिया क्रॉस प्रोडक्ट से मिलता है। प्रोजेक्शन मिलेगा। प्रोजेक्शन मतलब ये जो होता है, प्रोजेक्शन। ये अगर हाँ, ये अगर ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो जब हम लोग ए डॉट बी करते हैं तो तुम ए का प्रोजेक्शन बी पे लो। अगर मान लो ये थीटा है तो ए का प्रोजेक्शन बी पे क्या होगा, ए कॉस थीटा
यस मतलब बेसिकली ये और इनटू बी, मुझे ये मिलेगा, ए डॉट बी करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ वन वेक्टर ऑन द अदर इनटू द मैग्नीट्यूड ऑफ द सेकंड वेक्टर, हमें ये मिलेगा। या फिर अगर तुम उल्टा देखना चाहो, ये ए है, अगर मैं बी का प्रोजेक्शन लूं ए पे, प्रोजेक्शन मतलब मुझे 90 डिग्री बनाना पड़ेगा, तो मुझे ये लेंथ मिलेगा। अगर ये एंगल थीटा है तो मुझे क्या मिलेगा, मॉड बी कॉस थीटा, तो हमें ए डॉट बी मिलेगा मॉड बी कॉस थीटा इंटू मॉड ए। तो बेसिकली ए डॉट बी इज मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, और एज पर द नेम ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ओके, अब दोनों में क्या है, कॉस थीटा आ रहा है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, जस्ट अ मिनट, सेव। तो अगर कॉस थीटा है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई डॉट आई क्या होगा, मॉड आई कॉस 0, तो ये 1 बन जाएगा। आई डॉट जे क्या होगा, 0, 0 दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। आई डॉट के 0 0, जे डॉट आई 0, जे डॉट जे, ये सबको याद है 1। तो बेसिकली मैं सेम वाले टाइप को मल्टीप्लाई करूंगा। प्रियांशु सर कौन सा लेसन में है ये, मैंने आज ही ज्वाइन किया। प्रियांशु ये वेक्टर्स में था। ओके, तुम यहाँ से समझो, मैं तुमको डिटेल से बता देता हूँ। देखो ये समझ में आया तुमको, ये वाला पार्ट कॉस थीटा यहाँ पे, तो कॉस थीटा है तो क्या होगा, कॉस थीटा, अब देखो आई जो होता है ना वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग होता है, जे जो होता है वो वाई एक्सिस के लॉन्ग, आई जो है वो होता है along x एक्सिस, यूनिट वेक्टर along x एक्सिस, यूनिट वेक्टर हाँ प्रथम, यूनिट वेक्टर along x एक्सिस, जे जो है वो यूनिट वेक्टर along y एक्सिस, और k जो है वो है यूनिट वेक्टर along z एक्सिस। अब देखो दोनों में क्योंकि cos थीटा आ रहा है ना, तो i डॉट आई करेंगे तो cos 0 1 हो जाएगा, तो 1 हो गया। लेकिन i डॉट j करो तो इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री, तो cos 90 0 हो जा रहा है, इसलिए मैं 0 लिख रहा हूँ। ओके प्रियांशु, प्रथम तुम्हारा डाउट क्या है, हर केस में मॉड ए मॉड बी cos थीटा ही होना है ना। हाँ प्रथम, ए डॉट बी हमेशा मॉड ए मॉड बी cos थीटा ही होना है, बट थीटा सही से लेना, थीटा इज एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। तो ये जल्दी से अब ये बता दो, सिंपल सा है क्वेश्चन, ए वेक्टर is 3i minus 2j plus 5k and b is 2i plus j plus k. Find a dot b. सर 9 9 है। 9, 6 minus 2 plus 5.
ठीक है, तो मैग्नीट्यूड निकाल के नहीं किया मैंने। नहीं मैग्नीट्यूड दूसरे नहीं, तुमको मेथड। मैग्नीट्यूड करना ही नहीं है ना, क्योंकि तुमको दोनों के बीच का एंगल नहीं पता है, राइट? अच्छा, थीटा नहीं पता है। हाँ, तो तुम्हारा 3 इंटू 2 करो 6, माइनस 2 इंटू 1 -2, 5 इंटू 1 5, ये आ गया 9 ए डॉट बी। और मान लो ऐसे तुमको निकालना रहा, फाइंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, फाइंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। सर cos 180 -1 होता है ना, cos 180, हाँ, 0 होता है। cos 180 -1 होता है। हाँ, -1 होता है। एंगल बताना है दोनों वेक्टर के बीच का। cos inverse 3 root 3 by 2 root 19, okay। ठीक है, देखते हैं। हमें क्या पता है, a डॉट b इज इक्वल्स टू मॉड a मॉड b cos थीटा, ये सबको आता है यार, इसमें टाइम नहीं लगाना है। a डॉट b क्या हो गया हमारा 9, मॉड ऑफ a क्या है, अंडर रूट 3 स्क्वायर, कितना 40 38 है। 38, और मॉड ऑफ b क्या है 4 + 1 + 1 6, तो ये आ गया मॉड a मॉड b cos थीटा, और दिस इंप्लाइज cos थीटा इज इक्वल्स टू 9 अपॉन रूट 38 रूट 6। कुछ फायदा है क्या सिंप्लीफाई करने का? यस सर, अंडर रूट मुझे तो 3 कुछ, अंडर रूट 2 करके। लेकिन वो, अच्छा फिर एक स्टेप सिंप्लीफाई हो जाएगा, ये बन जाएगा 3 रूट 3 अपॉन रूट टू बन गया 2 2 रूट रूट 19, हाँ, थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 3 रूट 3 by 2 रूट 19। और थीटा निकल जाएगा, cos इनवर्स में डाल दो, राइट? यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। ओके, प्रियांशु ये समझ में आया तुमको डॉट प्रोडक्ट का? जो डॉट प्रोडक्ट में बस मुझे आई वाले को आई के साथ, जे वाले को जे के साथ, के वाले को के साथ मल्टीप्लाई करना है। और जब मैग्नीट्यूड निकालते हैं ना प्रियांशु, ओके, और जब मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो एक्स इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, दिस इज द मैग्नीट्यूड अंडर रूट ऑफ दैट क्वांटिटी, ओके। सर हाँ, सर ये 3 अंडर रूट 3 अपॉन 2 अंडर रूट 19 वाला नहीं आया।
ये नहीं है, उससे पहले वाले स्टेप तक आ गया था। हाँ सर, ये मैंने 9 को ऐसे लिख सकते हैं ना, 3√3 इंटू √3। यस सर, 9, अच्छा √32 को क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू 2 √19। अंडर, हाँ, और √6 को क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू रूट 2 √3। इंटू √3। √3 कट गया, जो क्या बन गया 3√3, और √2 इंटू √2 2 बन गया, तो 3√3 अपॉन 2√19। ठीक है। ठीक है सर। कहाँ थे हम लोग, हाँ स्केलर प्रोडक्ट, तो स्केलर प्रोडक्ट अपना हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट लिखो वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, तो एज द नेम सजेस्ट ये क्या होगा, एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो जैसे मान लो ये एक ए वेक्टर है, ये एक बी वेक्टर है, तो जब हम लोग ए क्रॉस बी करेंगे, ए क्रॉस प्रोडक्ट को हम लोग क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं प्रियांशु, ए क्रॉस बी करेंगे ऐसे क्रॉस से, डॉट प्रोडक्ट को डॉट से, तो इट विल गिव अ वेक्टर, it will give a vector which is perpendicular to both a vector and b vector। ये और भी दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर मुझे मिलेगा, तो मुझे लेट्स से आउट ऑफ द प्लेन या इनटू द प्लेन वाला वेक्टर मिलेगा। तो लेट्स से a क्रॉस b वेक्टर इज c वेक्टर, तो c वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है ना, वो होता है मॉड a मॉड b sin थीटा, where theta is the angle between the two vectors। और डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, हाँ डायरेक्शन कौन एक्सप्लेन करेगा। सर वो राइट हैंड रूल वाला। हाँ क्या कर रहे हैं, राइट हैंड को किधर रखें, सर सर जो राइट हैंड को फर्स्ट है ए पे उसका रख के, उसके ऊपर एक के हाँ ऊपर रखेंगे। राइट हैंड को अपने ए की तरफ रखो, राइट हैंड को इस तरफ रखो फिंगर्स को, और फिंगर्स को अब फोल्ड करो बी की तरफ, फिंगर्स को बी की तरफ फोल्ड करो, तो थंब जो होगा वो इनटू द प्लेन आ रहा होगा, यस सर। तो यस सर। सी वेक्टर का डायरेक्शन आ जाएगा इनटू द प्लेन। सी वेक्टर का डायरेक्शन क्या आ गया, इनटू द प्लेन। भाई अगर बी क्रॉस ए करना होता तो बी की तरफ हाथ रखते पहले और ए की तरफ फोल्ड करते हैं, तो डायरेक्शन आउट ऑफ द प्लेन आ जाता, राइट। यस सर। अब सिमिलरली यहाँ पर साइन थीटा है, तो पैरेलल वेक्टर के लिए क्या होगा क्रॉस प्रोडक्ट, फॉर पैरेलल और एंटी पैरेलल, 0 और एंटी पैरेलल क्रॉस प्रोडक्ट विल बी 0, क्रॉस प्रोडक्ट विल बी 0। डन। अच्छा अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर होगा तो डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो। हाँ दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर होगा तो डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, क्योंकि cos 90 आ जाएगा। ओके नेक्स्ट, ये सबका हो गया ना, इसमें कुछ डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है। नो सर। अच्छा एक मिनट, तुम लोग को आई क्रॉस जे निकालने का कितने तरीका पता है, 3 या 2 या 1, एक क्रॉस बी निकालने का कितना 2 तरीका पता है, 2, कौन कौन सा, एक तो वेक्टर वाला में था, नहीं वो वाला नहीं, डिटरमिनेंट वाले जैसे मान लो एक है ये, जैसे मुझे ये पता है ना आई क्रॉस आई क्या होगा, 0, 0। आई क्रॉस जे क्या होगा, ठीक है। ठीक है, ये कैसे बताए, 1 नहीं के कैप, ये कैसे बताए, सर ये आप दिलाया था सर, मतलब
सर ने आप ही बताया ने था, वो पूछा सर ने साइकिल बताया था वाला। आईजीके सर वाला। अच्छा साइकिल वाला भी हो गया था, ठीक है। आई जे के ऐसा बताया था, अगर क्लॉकवाइज घूमोगे आई से जे गए तो के मिलेगा, के से आई गए तो जे मिलेगा, यस सर। और अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमोगे तो अपोजिट मिलेगा। सर ने यही बताया था, हाँ सर, यस यही सर। बताया। ठीक है। एक ये तरीका है, दूसरा तरीका क्या है, ये एक्स एक्सिस मान लो, ये वाई एक्सिस मान लो, तो जेड एक्सिस किधर होगा? आउट ऑफ द प्लेन। आउट ऑफ द आउट। प्लेन। ओके जस्ट अ मिनट। हाँ मैंने ये बताया कि अगर पैरेलल या एंटी पैरेलल वेक्टर होगा तो देखो साइन जीरो बन जाएगा ना, 0 या 180, तो ये क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0, राइट। ओके हाँ, अब देखो जेड वेक्टर किधर है, आउट ऑफ द प्लेन। अब देखो मुझे आई क्रॉस जे करना है, तो एक्स की तरफ हाथ रखो और जे की तरफ फोल्ड करो, तो किधर आ रहा है थंब, आउट ऑफ द प्लेन आ रहा है। तो अपने पास ये भी तरीका है फाइंड करने का। तो दोनों तरीके से हम लोग फाइंड करते हैं एक दो चीज। आई क्रॉस के करके देखो क्या आ रहा है, दोनों तरीके से। इससे भी, इससे क्या आ रहा है, सर माइनस जे। जे, -G। माइनस जे, हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहे हैं। और इससे करके देखो क्या आ रहा है, जे। जे नहीं आ रहा है, इससे माइनस जे आ रहा है। आई की तरफ हाथ रखो, एक्स की तरफ, और जेड की तरफ फोल्ड करो, जेड पॉजिटिव, जेड ऊपर की तरफ, तो थंब नीचे आ रहा होगा। आया? यस सर। ओके जे क्रॉस आई करके देख लो दोनों से, -3। माइनस के, और नीचे वाले से भी 0। 0 कैसे आ सकता है? अच्छा जी जे कैप जे क्रॉस जी है, ना। नहीं नहीं मैं इससे बोल रहा हूँ जे क्रॉस आई। सर जे क्रॉस जे। हाँ ठीक है, जे क्रॉस जे 0 होगा। मैं बोल रहा हूँ इस वाले तरीके से ये वाला करके देखो क्या आ रहा है। -k। माइनस के, ठीक है। तो हम लोग कोई भी मेथड माइनस यूज के। कर सकते हैं, हम लोग कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं जो भी हमें अच्छा लगे, बट हम लोग ये दोनों में से कोई भी मेथड यूज नहीं करेंगे, अपना थर्ड मेथड ही चल रहेगा, वेक्टर वाला। क्वेश्चन सर क्वेश्चन क्या, कौन सा वेक्टर वाला? वो ए बी साइन थीटा वो। डिटर्मिनेंट वाला, डिटर्मिनेंट वाला। अच्छा। और जैसे हमारे पास है ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 6k, एंड बी वेक्टर इज 3i माइनस 2j प्लस 4k। बताना है ए क्रॉस बी क्या होगा। फाइंड ए क्रॉस बी। सर अगर बी क्रॉस से होता तो हम वो डिटरमिनेंट में ऊपर बी लिखते हैं ना और नीचे ए लिखते हैं ना। हाँ, या फिर ए क्रॉस बी निकालते और एक माइनस साइन लगा देते, सेम बात है। हाँ प्रियांशु के अलावा और किसी को इसमें कोई दिक्कत है ये वाला क्वेश्चन में? ओके देखो प्रियांशु, इसको इस क्वेश्चन को कैसे करना होता है। यार वो क्रॉस प्रोडक्ट का पहला वाला आपने क्या बताया, क्रॉस प्रोडक्ट का दो फॉर्मूला है देखो क्रॉस प्रोडक्ट का। अगर तुमको दोनों के बीच का एंगल दिया हुआ है
तो मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, दैट इज क्रॉस प्रोडक्ट। लेकिन अगर तुमको वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है तो मुझे क्या करना होता है, प्रियांशु तुम भी ध्यान से देखना। सबसे पहले लिख दो आई जे के। अब मुझे पहले ए है, अगर ए क्रॉस बी लिखा हुआ है तो पहले ए के कोएफिशिएंट लिखो 2 3 6, फिर बी के कोएफिशिएंट लिखो 3 -2 4। ठीक है, ओके, दोनों का आंसर अलग अलग आ रहा है दो लोग का। एक आंसर है 6i - 6j + 24 के, एक आया 24i + 10 के -13 के, बिल्कुल ही अलग है। चलो देखते हैं वाला सही है। दूसरा वाला। ओके चलो देखते हैं। हाँ प्रियांशु देखो क्या करना है मुझे, ये आई है तो इसको आई को यहीं लिख देना है, छोड़ देना है। अब जब तुम आई लिखे ना तो ये कॉलम और ये रो को भूल जाओ, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, तो 3 × 4 -2 × 6, दोनों के बीच में एक माइनस डालना है। तो 24 तो मुझे डायरेक्टली दिख रहा है। अच्छा उसके बाद क्या करो, नहीं एक बंद हो चुका है। अब जैसे यहाँ पर प्लस आई लिखे थे ना, अब -j लिखो, फिर -j लिखे तो ये वाले कॉलम और ये वाले रो को भूल जाओ, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 2 × 4 -3 × 6, और दोनों के बीच में माइनस साइन। फिर नेक्स्ट के वाला लिखो प्लस के, और इस कॉलम और इस रो को भूल जाओ, तो 2 × -2 -3 × 3। अब इतना लिखना नहीं पड़ता है ना सबको, डायरेक्ट आंसर हो जाता है ना, यस सर। मतलब एक ही स्टेप में सीधा आंसर। हाँ। तो देखो ये क्या आ जाएगा, आई 12 + 12 24 -j 8 -18, 8 - 18 कितना हो गया, -10, और एक और माइनस है तो +10, फिर 2 × -2 -4 -9 -13 के, क्या ये आंसर आ गया, 24i + 10j -13 के। यस ओके ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। हाँ अब देखो मुझे क्या मिला, ए क्रॉस बी जब हम लोग कर रहे हैं। अच्छा एक क्वेश्चन ऐसा भी कर लो, लेट्स से mod of a vector is 5, mod of b vector is 10, and the angle between two vectors is 30°. Find a dot b and second a cross b। देखो सेकंड वाले में जो है ना वो मॉड लगाना जरूरी है, हम लोग ए क्रॉस बी सीधा नहीं निकाल सकते हैं इस डेटा से, हम लोग ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। डॉट प्रोडक्ट 25 cos 30 1/2 नहीं होता है प्रथम। हाँ पहला वाला आ जाएगा 25√3 mod a mod b into cos 30। हाँ तो ये आ गया 25√3, और दूसरा वाला क्या आ जाएगा, mod a
mod b into sin 30, that is 25. डन। एक और क्वेश्चन कर लो। क्रॉस प्रोडक्ट थोड़ा हो गया, काफी है। नेक्स्ट हेडिंग दो, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो जैसे ये है, ये भी हो चुका है तुम लोग का। मान लो ये एक वेक्टर है ए, ये वेक्टर है बी, तो इसका मान लो ये एंगल है थीटा, तो ये लेंथ क्या होगा? मॉड बी, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो मॉड बी साइन थीटा, और ये जो बेस होगा उसका लेंथ होगा मॉड ऑफ ए। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, दैट इज मॉड ए इंटू मॉड बी साइन थीटा। ये दो क्या बन गया? मॉड ऑफ ए A क्रॉस cross B. तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हम लोग डायरेक्टली मॉड ऑफ ए क्रॉस बी कर देंगे। सर तो डायगोनल का भी आता है ना? क्या? हाफ डायगोनल d1 का d2, भी लिखना है। हाफ d1 d2। और इसके फॉर्म में लिखोगे तो हाफ d1 क्रॉस d2 ऐसा कुछ आ जाएगा। सर वो तो रोम्बस के लिए होता है ना? पैरेललोग्राम का भी एरिया हाफ d1 d2 होता है, नहीं होता है? नहीं होता ना? होता है सर। हाफ d1 d2, हाफ इनटू d1 d2, यार प्रूफ सर करना वो पड़ेगा। रोम्बस के लिए होता है शायद से। रोम्बस के लिए तो होगा ही, रोम्बस तो फिर रोम्बस के लिए एप्लीकेबल होगा, इसके लिए फिर नहीं होगा। वैसे इसके लिए क्यों नहीं होगा? रेक्टेंगल, हाँ, हाफ इनटू d1 d2, लेकिन वो रेक्टेंगल के लिए भी तो एप्लीकेबल है d1 d2 वाला, एंड रेक्टेंगल इज नॉट अ रोम्बस। रेक्टेंगल के लिए भी हाफ d1 d2 एप्लीकेबल है ना? पता नहीं। और अरे रेक्टेंगल तुम तुरंत में प्रूफ कर सकते हो यार, ये रेक्टेंगल है ना। 6 8 10 10 आएगा क्या? 8 6 या 48, और नहीं, रेक्टेंगल के लिए भी एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है ठीक है ठीक है, फिर रोम्बस के लिए ही आएगा केवल। रोम्बस और 8 6 या 48 और हाफ इनटू 10 इनटू 10 50, नहीं नहीं आएगा, बस रोम्बस के लिए एप्लीकेबल होगा फिर। ठीक है, और एरिया ऑफ, नेक्स्ट हेडिंग दो, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल है, तो अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर डाला तो लेट्स से दिस इज बी वेक्टर एंड दिस इज ए वेक्टर, तो इसका मॉड, तो इसका लेंथ तो मॉड ए होगा। ये एंगल थीटा है तो ये लेंथ मॉड बी साइन थीटा हो जाएगा। तो एरिया विल बी हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, that is half into mod b sin theta into mod a, that is half mod a mod b sin theta, that is half of a cross b. Yes,
Done? Question. Find a vector perpendicular to the vector 3i plus 2j plus 6k and 2i minus 3j plus 4k and having magnitude 10. Magnitude 10. सर लास्ट पेज। एक मिनट क्वेश्चन लिख लेता है, फिर क्वेश्चन लिख लो, फिर लाइट क्लास में दिखाता हूँ। और इस चैप्टर में अपना कैलकुलस वाला पार्ट बस बच गया है। वो एंड लिखा है, क्या? एंड लिखा है वो 6k। हाँ, एंड हैविंग मैग्नीट्यूड 10 एंड हैविंग मैग्नीट्यूड 10, उसका मैग्नीट्यूड 10 होना चाहिए। नहीं सर वहाँ पे नहीं, वो सेकंड लाइन पे। सेकेंड लाइन 2i minus 3j plus, हाँ ये एंड है। ठीक है सर। सर अभी इसमें हम ए क्रॉस बी या डी क्रॉस बी करें, कुछ फर्क नहीं पड़ता। हाँ, कुछ फर्क नहीं पड़ता। हाँ, ये जिसका ये था लास्ट वाला स्लाइड। सर डन। तो हो गया। ये भी हो गया? हाँ ओके। सॉल्यूशन। पहले तो हम लोग कैसे निकालते हैं परपेंडिकुलर वेक्टर निकालने के लिए? ओके आर्यन, हमें क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा। ये क्रॉस प्रोडक्ट से एक ऐसा वेक्टर मिलता है जो इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। तो सबसे पहले तो क्रॉस प्रोडक्ट कर लो, आई जे के 3 2 6 2 minus 3 4, तो ये क्या आ जाएगा? आई 4 to the 8 plus 12 20 minus j 4 3 जा 12 minus 12 0। यार जे में तो 0 आ रहा है मुझे आर्यन। हाँ सर 0 है। हाँ, जीरो ही सर 0 ही आ रहा है। ओके। के में क्या आएगा? -9 -13, सॉरी -9 -4 -13। तो मुझे वेक्टर आ गया 20i -13k। तो यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा? 20i -13k, 20 का स्क्वायर 400, 13 का स्क्वायर 169, √569। सर √ आई के 569 अगर 26 आएगा ना। हाँ सर सर। आई के साथ अगर 26 टू द आएगा। 8, अच्छा 8 + 18 26 आएगा। 26 आएगा, तो ये भी 26 हो गया, ये भी 26 हो गया। 26 का स्क्वायर हो गया 576, 576 + 169 √845। 845 √845। और यूनिट वेक्टर हो गया, मुझे कितना चाहिए? मैग्नीट्यूड 10। तो मैं क्या करूं? × 10। इंटू 10 कर दूं, तो आंसर क्या आ जाएगा? 260i -130k अपॉन √845। इसको सिंप्लीफाई भी कर सकता है, यहाँ पे भी छोड़ सकता है, एक स्टेप सिंप्लीफाई किया जा सकता है। और अगर यही पूछ लेता कि अगर ये दो साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम है तो इसका एरिया निकालना होता, तो सेम क्वेश्चन ले लेते हैं। रुक जाओ एक मिनट, ये नोट कर लो, फिर आगे एक डेटा सेम ले लेते हैं ताकि फिर से क्रॉस प्रोडक्ट नहीं करना पड़े। हो गया। हो गया?
ओके हाँ 3i plus 2j plus 6k question. Two sides of a parallelogram are given by vectors 3i plus 2j plus 6k. सेम ले रहा हूँ 3i plus 2j plus 6k and 2i minus 3j plus 4k. 2i minus 3j plus 4k. Find the area of the parallelogram. Area of the parallelogram. चलो एक मिनट पिछला क्वेश्चन देखो। पिछला क्वेश्चन का आंसर आया था 26i minus 13k. सर उसका मैग्नीट्यूड जो भी होगा वो मैग्नीट्यूड रूट के अंदर रूट 845 26i minus 13k. तो आंसर क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड मतलब रूट 845 हाँ तो मैग्नीट्यूड ऑफ बेसिकली a क्रॉस b होता है तो ये आ जाएगा अंडर रूट 226 स्क्वायर 576 प्लस 169 दैट इज रूट कितना आया था 845 845 और यूनिट क्या तो लिखेंगे 576 क्यों आएगा 676 आएगा ना 676 ठीक है 676 प्लस 169 यहाँ पर भी 576 यहाँ पर लिखा ही नहीं था 676 प्लस 169 और इसका यूनिट क्या लिखेंगे यूनिट स्क्वायर मीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर यूनिट मीटर स्क्वायर दिया नहीं है ना स्क्वायर यूनिट स्क्वायर यूनिट्स नहीं लिखते हैं हम लोग यूनिट्स लिख देते हैं बस जो भी यूनिट होगा वो हो जाएगा ठीक है कितना यूनिट्स ओके आज कैलकुलस तुम लोग का काम क्या होगा ये चैप्टर के जितने भी वेक्टर्स वाले क्वेश्चन है ना और पिछले चैप्टर के जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं वो सारे एक बार ट्राई कर लेना फिर नेक्स्ट टाइम हम लोग कैलकुलस खत्म करेंगे और फिर लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट करेंगे लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट करेंगे ओके किसी को आज की क्लास में कोई डाउट है नो सर नो सर ठीक ये सब चीज तो सबको आता है ना कोई दिक्कत नहीं है काफी No, sir. फास्ट वेक्टर आता है। हो गया अपना 2 दिन में हो गया खत्म सर ठीक है हाँ आज के नोट शेयर करना ग्रुप पे। हाँ मैं आज और कल का दोनों को साथ में ही कर दे रहा हूँ ओके बाय सर बाय 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 सर थैंक